प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। और प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद साहब। शफ़क़त साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी शफ़क़त साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानी जनाब। शफ़क़त साहब, ये बताइए, ये PPP और PMLN में कोई इश्तराक हो रहा है। आज मौलाना फजल रहमान बड़े एक्टिव नज़र आए एक दो रोज़ से, और अब सुन रहे हैं कि 31 तारीख को APC मिल रहा है, बनाई जा रही है। तो ये सारा महाज तो PTI के ख़िलाफ़ हो रहा है। ये इतनी जल्दी क्यों ये मामलात अपोजिशन के और हुकूमत के इतने ख़राब हो गए? ये आरिफ जी, बेसब्री तो समझ में आती है ना। ये बेसब्री इसलिए है, दो वजूहात की बिना पे है। एक तो जो वो आदत पड़ी हुई थी शरीनी खाने की, अब वो शरीनी जो है वो अवेलेबल नहीं है। यानी कि हुकूमत में जो इनके तौर तरीके रहे हैं, लूट मार जो चलती रही है इतने सालों से, अब वो ख़त्म हो गई है। तो एक तो ये तकलीफ़ है, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि गिरफ्त जो है वो नैब की बढ़ती जा रही है, और गिरफ्त जरदारी साहब जो है उनके ऊपर भी बढ़ रही है, और शहबाज शरीफ के ऊपर भी गिरफ्त आ गई है। तो ये भी इनको परेशानी है कि आप कहीं एहतसाब ना हो जाए, पकड़े ना जाए। तो इसलिए ये दो रीज़न्स हैं जिनकी वजह से बेताबी है। और फजलुर रहमान क्योंकि इलेक्शन अपने सारे हार गए हैं और उनके ऊपर भी गिरफ्त हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि ये दो वजूहात हैं जो बेसब्री इतनी नज़र आ रही। फजलुर रहमान तो अब उसी तरह जिस तरह मौलाना जिस तरह नवाब नसरुल्लाह थे, एक आउट ऑफ जॉब पॉलिटिशियन हो गए ना, तो उनके पास तो वक्त काफ़ी है। लेकिन ये जरदारी साहब का ये क्लेम कि जी मैं तो बहुत बड़ा सिस्टम को चलाने का और जमहूरियत का चैम्पियन हूँ, और 2014 में धरने के दौरान भी मैंने इसीलिए सपोर्ट किया था नवाज शरीफ को जमहूरियत की खातर। लेकिन अब ये सिस्टम मुझे चलता हुआ नज़र इसलिए नहीं आता कि PTI की हुकूमत जो है इसको हुकूमत करनी नहीं आती और ये नाकाम होगी। तो 2 महीने में ये इनके हाथ पैर क्यों फूल गए हैं, और ये क्यों इतना एक सख्त किस्म की वर्डिक्ट दे रहे हैं आपकी हुकूमत के बारे में? देखिए, हुकूमत करने का तरीका माशाल्लाह जो इनको आता था वो तो आपको सब के सामने यहाँ है कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और नून लीग हमें मुल्क की हालत छोड़ के गई है, जिसमें तकरीबन 3000 अरब का कर्ज़ा है, उसके अलावा तकरीबन 95 बिलियन डॉलर का फॉरेन डेट है। तो अगर ये सारा ये जिस तरह के इनके हिसाब किताब थे और जिस तरह की इनकी हरकतें थी वो तो सबको पता है। और ये जरदारी साहब को परेशानी और बेताबी जो है वो इसलिए नज़र आ रही है कि ये जो इनके अकाउंट पकड़े गए हैं, जिसमें आपको पता है कभी किसी रेड़े वाले का अकाउंट निकल आता है, कभी किसी छाबड़ी वाले का आ जाता है। तो ये जिस तरीके से तकरीबन 54 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की बातें सामने मंजर पे आ रही हैं, अभी तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई। तो यकीनन जरदारी साहब परेशान है, क्योंकि उनका नाम आ रहा है और उनकी हमशीरा मोहतरमा का नाम आ रहा है। लेकिन शफ़क़त साहब, जब आप ये कहते हैं ना, आप एक इस्तेलाह आप लोगों ने मुतारिफ करवाई है करप्शन यूनियन, जब आप ये कहते हैं कि किसी जरदारी को NRO नहीं मिलेगा, तो सवाल ये करते हैं अपोजिशन के लोग, कल मुसद्दिक मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, कि आपका तो किसी पर इख्तियार है नहीं, ना आपका नैब पर इख्तियार है, ना सुप्रीम कोर्ट पर इख्तियार है। ये कैसे या तो नैब में चल रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले रखा है। आप किस हैसियत में कहते हैं कि NRO नहीं मिलेगा? अगर क्या आप चाहें कि NRO मिल जाएगा तो क्या आप नैब को कह देंगे कि NRO दे दें, या सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज हो सकते हैं जो कि नहीं हो सकते? तो किस हैसियत में आप ये कहते हैं कि कोई NRO नहीं मिलेगा? आपका तो कोई किरदार ही नहीं है इन केसेस में। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि नैब जो है वो एक ख़ुद मुख्तार अदारा है। हमारा नैब पे ऑब्वियसली किसी किस्म का वो दबाव भी नहीं है। और लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान साहब बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि जो मुख्तलिफ और अदारे हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मसलन एंटी करप्शन है, मसलन FIA है और FIA इंक्वायरी कर रही है, और हाँ FIA इंक्वायरी कर रही है ये मनी लॉन्ड्रिंग वाली, और फिर प्रोसिक्यूशन होती है ना, स्टेट की तरफ से प्रोसिक्यूशन होती है। तो ये सारे मामलात में उनका कहने का मकसद ये था कि अगर इनका ये ख्याल है कि कहीं से इनको कोई हम सियासी वजह से को ढील या छूट हो जाएगी तो वो नहीं होगी। और ये जो शायद इन्होंने कल बात, पहले तो नवाज शरीफ को बुरा भला कहते रहे, ये भी कहा कि मेरे ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो सारे नवाज शरीफ ने बनाए हैं, और फिर साथ ही कह दिया कि मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ। तो ये तो साफ ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये अपनी तरफ से एक गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़े मास्टर हैं जनाब पॉलिटिक्स के गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ शायद कहे कि जी क्योंकि ये जरदारी साहब उनके साथ मिलना जाए
तो इनको किसी किस्म की ढील दे दी जाए। तो जो भी इस मुल्क की लूट मार जिसने की है उसको तरीके इंसाफ की तरफ से तो कोई ढील नहीं मिलेगी कम वोट में। हाँ तो सर शफकत साहब ये तो अब बहस चलती रहेगी। अब ये जो APC में ये क्या दबाव डाल सकते हैं हुकूमत पर, या कोई सड़कों पर ला सकते हैं लोगों को? क्या उसका टाइम आया है? कोई लोग इतने उकता गए आपसे कि वो सड़कों पे आ जाएंगे? जी मेरा ख्याल है कि ये आपको पता है कि ये वो क्या कहना चाहिए, सियासतदान हैं जिनके पास और कोई काम भी नहीं है, और जैसे वो जो मलाई थी वो भी कम हो गई है, तो अब और क्या करें, यही करेंगे कि और इनका अंदर से गठजोड़ तो पहले भी हमें इल्म था, अब नज़र आ रहा है। फजलुर रहमान साहब सबसे ज़्यादा बेताब हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ वर्क है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कर लें, ठीक है। APC उनका जो जमहूरियत और आइन के मुताबिक जो उनका हक़ है ज़रूर करें, उसमें हमें कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई सड़कों पे आते हैं तो कानून के मुताबिक अगर उनका जो हक़ है एहतजाज करने का वो करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक वो ये सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इत्तेहाद बनाने की। शफकत साहब, मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कश्मीर कमेटी देने का मुआवज़तुन रसूलुल्लाह को वैसे ही जिक्र नहीं किया था। वो उनकी फ़लसफ़ा ये था कि बेटर टू कीप योर एनिमी क्लोजर्स देन योर इवन योर फ्रेंड, जो कहते हैं ना मुहावरा है, तो इसके तहत उन्होंने किया था ऐसे ही कि नसरुल्लाह साहब जो है हमारे साजिश करने के, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, क्योंकि वो तो नेगेटिव पॉलिटिक्स के माहिर थे। तो मौलाना फजलुर रहमान को एक तरफ आप दे दें कश्मीर कमेटी, वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। मेरा ख्याल है बात तो आप सही कह रहे हैं, इनको थोड़ा सा कुछ मिल जाएगा तो ठीक ही रहेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। और दूसरी बात यह है, मैं ज़रूर तारीख़ी रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा कि नवाब नसरुल्लाह खान साहब जो थे वो बड़े कमिटेड थे कश्मीर कॉज के लिए। उन्होंने उसके लिए मेहनत की, बहुत कमिटेड थे वो। तो यहाँ तो मुझे कोई कमिटमेंट नहीं नज़र आती। ये तो एक घर और गाड़ी और बाकी मरात फेडरल मिनिस्टर की ले रहे थे, और काम इन्होंने धेले का नहीं किया। इनके मुझे बताएं कि इनके 10-12 साल जो 13 साल रहे हैं ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, तो मुझे एक एक्टिविटी बता दें जो इन्होंने कश्मीर काज को उजागर करने के लिए की हो। तो ये तो सिर्फ एक किस्म का एक वो बहती गंगा में हाथ डाल बात थी, और इन्होंने बहती गंगा में अपना हिस्सा डाला हुआ था। आपको पता है कि माशाल्लाह ये तो तकरीबन हर हुकूमत के साथ रहे हैं, और कुछ काम इनके फेवरेट होते थे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स बड़ी फेवरेट थी इनकी पार्टी की। और भी चीज़ें हैं, इसमें क्या करना, आप जाके छोड़ें। हाँ नहीं, उसमें तो वो डीजल वीजल का मसला भी आता है, वो छोड़ें उस बात को। जो पिछले 2 महीने में आपकी हुकूमत की कारकर्दगी है, IMF के जाने में फुट ड्रैगिंग, आज जा रहे नहीं जा रहे, बल्कि आपके जो वज़ीर आज़म हैं, लीडर जो हैं, उन्होंने भी कोई कहा कि हम अब डेस्परेट हो गए हैं, बिल्कुल ये सूरत हाल है। और IMF की कंडीशनलिटीज़ जो हैं वो इतनी सख्त नज़र आ रही हैं, सब्सिडीज़ को कम करना, बिजली की कीमत, गैस की कीमत। तो क्या अपोजिशन जो है ये सारा स्वांग इसलिए तो नहीं रचा रही कि वो अपने आप को इस पोजीशन में हो कि लोगों को सड़कों पर लेके आएँ? अगर महंगाई बढ़ती है, बेरोज़गारी बढ़ती है, इकनॉमिक बदहाली बढ़ती, तो मुझे कई दफ़ा आरफ जी ऐसे लगता है कि ये जाती दफ़ा है, इनको पता था कि इनकी हुकूमत तो नहीं बननी, क्योंकि लोगों को नज़र आ रहा था कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ऐसी है कि उनकी हुकूमत बनने वाली है। तो ये जान के हालात को इस सतह पे ले गए, इस नहज पे ले गए। पिछले बजट में भी ऐसी बुलंद बांग चीज़ें करते रहे, झूठ भी बोलते रहे, हाइड भी करते रहे। तो इन्होंने जान के हालात ऐसे पैदा किए कि जब हमने हुकूमत संभाली तो इमीडिएटली तकरीबन 9 से 10 अरब की पेमेंट थी, और हमारे पास ख़जाने में सिर्फ 8.5 अरब रुपया था। तो यानी कि हालात जिस तरह के ये बना के गए, उसके बाद अब मुझे आप बताएं कि किसी हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि वो आवाम पे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ दे काम करे? क्या किसी की ख्वाहिश, किसी भी हुकूमत की कि ये ख्वाहिश हो सकती है कि जी वो बिजली का बिल बढ़ा दे? लेकिन ये हालात ऐसे पैदा करके गए हैं, ये इतनी इन्होंने इस मुल्क के साथ ज़्यादती किया। मसलन एक बिजली की बात ले लें
कि बिजली का जब ये हुकूमत में आए तो इन्होंने आते 480 अरब रुपया जो कंपनियां थी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनीज को दे दिया, और उसके बाद ये दावा किया कि जनाब अब इसके बाद सर्कुलर डेट खत्म हो गई है। जी बिल्कुल, मुझे कर्जा नहीं होगा। और अब जनाब जब ये गए हैं तो गर्दिशी कर्जा जो है वो 1200 अरब के करीब है। अब मुझे ये बताएं कि कोई हुकूमत जो हमें विरसे में जो मिला है कि 1200 अरब का कर्जा इन्होंने बिजली का जो पैदा कर दिया है, उसके बाद हमारे पास क्या चॉइस है। और उसके अलावा आप ये देखें कि हमारी तारीख़ में पहली दफ़ा ये हुआ है कि जो गैस कंपनीज़ हैं वो खसारे में चली गई हैं, यानी कि 150-200 अरब का गैस कंपनी सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न का खसारा जो है वो इतना ज़्यादा हो गया है। तो मकसद ये है कि ये जिस किस्म के हालात पैदा करके गए हैं वो आपको भी जितना जो बंदा समझता है सबको पता है कि जिस किस्म के हालात उसमें वो कहते हैं ना कि अगर आप इन हालात में नहीं चला सकते तो हमें वापस कर दें, हम खुद चला लेंगे। लेकिन शफकत साहब वज़ीर आज़म जो थे साबिक, जी हाँ माशाल्लाह वापस दे दें इनको, शायद मजीद जो बर्बादी इस मुल्क की इन्होंने की है उसकी मजीद बर्बादी करें ये। नहीं लेकिन शायद इंशाल्लाह उम्मीद का पैगाम है। नहीं सही है ये, इंशाल्लाह ये थोड़े से मुश्किल हालात हैं, इंशाल्लाह निकल आएंगे। नहीं इंशाल्लाह निकल आएंगे। शायद खान अब्बासी साहब ने आज कहा कि उन्होंने तो दूध की नहरें बहा दी थी और उन्होंने चैलेंज कर दिया है आपके वज़ीर इत्तलात को और वज़ीर एनर्जी को कि मुझसे मुनाजरा कर लें आप, नहीं तो अगर जीत जाएँ तो मैं जेल में चले जाऊँगा, तो वो जेल में चले जाएंगे। लेकिन ये जो आपने LNG की जो 2 डील्स हैं, जो बड़े बड़े 2 मगरमच्छ इनको मिली हैं, वो कहते हैं जी कि कैश LNG सब सस्ती है, ये तो सही है कि फॉरेन हाउस सस्ती है, लेकिन बाकी इस पर क्या खांचे मारे हैं। यकीनन ये बड़ा आपकी हुकूमत का अच्छा इकदाम होगा कि ये एक तो वो मिला है वो मुशर्रफ साहब के इकबाल जरद अहमद को इनके दौर में मिला है, एक उससे पहले हुसैन दाऊद साहब को मिला था। इसका ज़रूर आपको छानबीन करनी चाहिए। देखें जी, जो भी चीज़ हम समझते हैं कि पाकिस्तान के मफाद में नहीं हुई उसकी तो छानबीन करनी पड़ेगी। और ये आपको पता है कि ये जो LNG डील जब कतर के साथ हो रही थी तो आप उस वक़्त की अखबारें उठा के देख लें और उसके वक्त की जो मीडिया की रिएक्शन था वो तो बहुत ज़्यादा था कि ये ट्रांसपेरेंट डील है ही नहीं। पाकिस्तान के अवाम को ये पता ही नहीं था कि ये किन शराइत पे हुई है, कैसे हुई है। तो वो मेरा ख्याल है कि उसकी तहकीकात करनी लाजमी है। उसके अलावा जो टर्मिनल्स बने हैं, मैं उन टर्मिनल्स की बात कर रहा हूँ। टर्मिनल पहला बना था, फिर दो बने। मेरा ख्याल है कि उसको भी देखने की ज़रूरत है। हो सकता है वो सही हो सकता है वो सही ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये तो देखने वाली होंगी। और मेरा ख्याल है कि ये हमारा हक है कि कोई भी ऐसी चीज़, अगर कोई भी ऐसी डील अगर हुई है तो उसका जायज़ा लेना, और अगर हम उसको समझते हैं कि पाकिस्तान के मफाद में नहीं है तो फिर उसको रिवर्स भी करेंगे। लेकिन ये जो मुनाजरे वाली बातें हैं ये तो ऐसे ही एक किस्म का सियासी बातें हैं ना, ये सियासी के लिए हम ये कर लेंगे। आपने अभी सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न का जो जिक्र किया ना, वो इन LNG टर्मिनल्स की वजह से बैंकरप्ट हो गए उनको पैसे दे दे के। और ये उस वक़्त के यही थे जो वज़ीर आज़म थे उस वक़्त एनर्जी के मिनिस्टर थे, उन्होंने MD जो था सुई गैस नॉर्दर्न का, उनका नाम भी मुझे याद है, आरिफ मेरे हम नाम थे, उनको फारिग कर दिया और रिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया कि इस तरह सुई नॉर्दर्न गैस बैंकरप्ट हो जाएगी। और ऐसा हुआ। यकीनन आप इन चीज़ों में जाएं। और ये इकबाल जरद अहमद साहब तो मुशर्रफ के दौर में भी अपना बुल्ले लूटते रहे, आप लिटरेरी फेस्टिवल करा के तो सुरखरू हो जाते। नहीं माशाल्लाह उनके पास बड़ा टैलेंट है जी उनका। लेकिन मैं देखें बात यह है कि चाहे वो LNG डील हो, चाहे वो टर्मिनल्स के हों, चाहे बाकी कुछ हों, इतना कुछ हो चुका है हमारे मुल्क के साथ। ऐसे तो नहीं कि आज हम इस मुकाम पे जो पहुंच गए हैं, वो ऐसे तो नहीं हुआ कि जी एकदम हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। तो ये जो इनकी कारस्तानियाँ हैं या इन्होंने जो कुछ किया है उसकी वजह से अगर गैस कंपनी तारीख़ की, मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ कि गैस कंपनीज़ का इतना खसारा हो जो अब इस वक्त खसारा है। तो आप देख लें। लेकिन मैं एक आपको होप का पैगाम इसलिए देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इसको हम टर्न अराउंड करेंगे। ये मामला जो है ये ऐसे नहीं चलेगा। ये नेक नीयत वाली हुकूमत है और इंशाल्लाह ताला जो फैसले, कुछ थोड़ा सा मुश्किल वक्त आएगा लेकिन उसके बाद मुझे यकीन है कि हालात जो हैं बेहतर हो जाएंगे।
ठीक है, चलें एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं ज़रा कैम में शफकत साहब, उसके बाद फिर आकर कुछ और सवाल हैं, जिसमें से एक मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है वो अब यूनिवर्सिटी कब बन रहा है अमली तौर पर, और वो जो बाकी के बड़े बड़े इमारात को जो ऑस्टेरिटी की एक मुहिम शुरू हुई थी उसके तहत फिर तब्दील किया जा रहा था, तो आपकी रिकमेंडेशन थी उस पर अमल दरामद कब हो रहा है, तो ये सवाल भी आपसे करते हैं। मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत साहब, पहले तो मैं जो अभी IMF की बात हो रही थी उस पर एक सवाल आपसे करना चाह रहा था। वज़ीर-ए-आज़म ने दो ख्वाहिशात का इजहार किया, एक तो ये कि वो IMF से कर्जा लेना चाहते हैं और दूसरा ये है कि जो दोस्त ममालिक हैं उनसे भी वो कर्ज के ख्वाहिशमंद हैं। क्या ये दोनों चीज़ें हुकूमत को एक वक्त में चाहिए या दोनों में से कोई एक मिल जाए तो काम चल जाएगा? यानी IMF से अगर कर्जा मिल जाता है तो फिर क्या दोस्त ममालिक के कर्जे की जरूरत नहीं है, या अगर हमें दोस्त ममालिक से मिल जाता है तो फिर IMF में नहीं जाएंगे, या दोनों चाहिए? देखिए, कितना दुख होता है कि हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि जहां पे एक खुददार मुल्क के लिए कितना मुश्किल काम है कि जाके लोगों से कर्ज़े मांगते फिरें कि जी हमें कर्ज़े दें। लेकिन ये है इनके हालात। वो डार साहब की जो इकनॉमिक थ्योरी थी वो ये थी कि बस कर्ज़ लेते जाओ और लेते जाओ और लेते जाओ। बहरहाल अभी क्योंकि पेमेंट्स ड्यू हैं, इसलिए क्या किया जाए। मेरा ख्याल है कि कोशिश की गई थी कि किस तरीके से IMF के पास ना जाए। उसकी वजह है IMF का कर्ज़ा जो है वो शराइत के साथ आता है और बड़ी कड़ी शराइत के साथ आता है, और कड़ी शराइत का मतलब ये होता है कि अवाम पे बोझ पड़े, और जब अवाम पे बोझ पड़ता है तो नेचुरली अवाम को खुश तो नहीं होते उसके ऊपर। तो लेकिन मुझे लगता है कि शायद IMF के पास ही जाना पड़े, और लेकिन साथ हो सकता है कि अगर किसी और अपने दोस्त ममालिक अगर कोई कर्ज़ा दे दें तो उससे ये होगा कि जो सख्त पाबंदियां जो IMF लगाना चाह रही है वो कुछ पाबंदियां कुछ हद तक कम हो सके। तो ये सारे इनकी डिटेल्स या तफसीलात तो असद उमर बता सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मकसद यही है कि IMF का कर्ज़ा थोड़ा हो और कि अगर दोस्त ममालिक दे दें तो वो जो पाबंदियाँ जो इतनी सख्त हैं वो उनकी सख्ती कम हो सके। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि आपके ख्याल में वो जो आपकी एक कमेटी बनी थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, गवर्नर हाउसेस का भी एक मसरफ तजवीज़ किया गया था, ये अमली तौर पर कब मुमकिन हो पाएगा? आप इसका रोड मैप क्या है? बल्कि थोड़ा इजाफा करूँ, अमली तौर पर मुमकिन भी है या नहीं? नहीं, देखें, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसके बारे में तो तकरीबन हमारी प्लानिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, और उसके बारे में कल भी एक प्रेजेंटेशन प्राइम मिनिस्टर साहब को दी जा रही है जिसमें मुख्तलिफ की जो प्रपोजल्स हैं वो तकरीबन फर्म अप हो गई हैं। ये जो यूनिवर्सिटी बनेगी इसका ये एक इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग होगा, यानी कि इसमें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स नहीं होंगे, इसमें MPhil और PhD के स्टूडेंट्स होंगे जो कि जो रिसर्च और इसमें कुछ साइंसेज होंगी, कुछ सोशल साइंसेज होंगी, और ये आप समझें कि पाकिस्तान का अपने डिसिप्लिन्स में आला तरीन जो इंस्टीट्यूशन है वो होगा। ये बहुत बड़ा नहीं होगा, इसको हम डिलिबरेटली जान के कोई छोटा रखेंगे कि तकरीबन 2-1 हज़ार स्टूडेंट्स के लिए, ताकि ये एक वाकई इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस जो है वो बने। तो ये इसकी तकरीबन मुकम्मल हो गई है। जहाँ तक बाकी प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक़ है उसके बारे में भी हम कल एक रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ज़रा आसान हैं, कुछ चीज़ें ज़रा मुश्किल होती हैं, और कुछ चीज़ों के करने में, कुछ फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स करने में टाइम लगता है। लेकिन इंशाल्लाह आपने देखा कि गवर्नर हाउसेस जितने भी हैं उनमें आवाम की एक्सेस जो है वो हो गई है। आवाम को उनके टूर्स के प्लान किए जा रहे हैं। आवाम को, आपको पता है लाहौर में भी बल्कि लोगों ने बड़ा एतराज़ किया कि जी आपने क्यों आवाम को आने दिया, जिसकी वजह से वो जो गार्डन था उसको कुछ नुकसान पहुंचा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना अब एक ख़ास तरीके से होंगी ताकि आवाम को एक्सेस भी हो और सही तरीके से उसको मैनेज भी किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये कैसा दौरा जा रहा है? आज उनका ख़िताब तो सुना हमने, उन्होंने खासी करप्शन, रिस्ट्रक्चर की बातें की, सवालात का जवाब भी अच्छे दिए, मसला कश्मीर पे और भारत से तल्लुकात की भी किया। लेकिन एक सऊदी
इन्वेस्टर ने पूछा कि जी आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रा बताएं कि कैसा क्या माहौल है, तो शायद उसके बारे में अभी हमारे पास कुछ बेचने को है नहीं लगता था। नहीं आरिफ जी, बात यह है कि माहौल बनते बनते बनेगा और जल्दी बन जाएगा इंशाल्लाह, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखें, 2-3 चीज़ें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो मार्केट का होना ज़रूरी होता है, उसके अलावा लीगल फ्रेमवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो ये चाहेंगे कि ये ना हो कि उनका पैसा जो है वो ज़ाया हो जाए। तो इसलिए एक लीगल फ्रेमवर्क जो है वो बहुत ज़रूरी है, मार्केट का होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट पाकिस्तान है, लीगल फ्रेमवर्क पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है ताकि सरमाए को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हो सके। और ख़ास तौर पे ये चीज़ देखनी है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आए वो जॉब क्रिएशन और इन चीज़ों को करे। तो ये पहले तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया था, अब कोशिश कर रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए। लेकिन सर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है शायद पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिसको फॉरेन इन्वेस्टर देखता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है। अब पिछला जो दौर हुकूमत था उसमें भी उस हुकूमत का ख्याल ये था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स वैसे भी भाग जाता है कि कभी यहाँ पर लॉकडाउन हो रहा है, कभी धरने हो रहे हैं, यानी आप लोगों को भी उसका इल्ज़ाम दिया जाता था। और अब जब हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को इन्वाइट कर रहे हैं तो फिर करारदाद कोई आने की लाई जानी है या APC हो रही है, फिर कोई ये हुकूमत चल नहीं सकती, ये नारा लगाया जा रहा है। तो ये यकीन दहानी कैसे करवाई जाएगी कि ये पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री है, यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि जिससे आप खबरों में पढ़ के घबरा जाएं कि जी ये हुकूमत अब चल नहीं सकती, जो कि जरदारी साहब ने कहा। देखिए, बात यह है कि ज़रा थोड़ा सा ये इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। जो इन्वेस्टर होता है उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? उसका मतलब ये नहीं है कि कोई जुलूस जलसा जो है वो मुल्क में नहीं हो रहा। उसका मतलब ये होता है कि जो पॉलिसी है उसमें कंसिस्टेंसी हो। अगर पॉलिसी में कंसिस्टेंसी होगी तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो आएगा। और वो लॉ एंड ऑर्डर, ऑब्वियसली अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है तो कोई भी नहीं आएगा, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर बेसिकली ठीक है और लीगल फ्रेमवर्क भी ठीक है और पॉलिसी कंसिस्टेंसी है तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर आएगा। वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। बाकी ये APC करेंगे देखें, इससे मेरा APC से कोई फर्क नहीं पड़ता पड़ता और ये करें बिल्कुल। शौकत साहब, ये असल बात जो है वो बहरहाल मेरा ख्याल है कि असल बात जो मेरे नज़दीक है जी, वो ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है यहाँ पाकिस्तान में वो बहुत हाई है। इतने लूप होल्स हैं, करप्शन है जिसका आपने ज़िक्र किया, वो एक मसला है। तो बड़ा ये चीज़ें जो है दुरुस्त करने की, बल्कि अगर देखें आप इटली में इन्वेस्टमेंट होती है कितनी, वहाँ हुकूमतें भी बदलती रहती हैं। असल बात आपने सही कही है कि वो पॉलिसी में कंसिस्टेंसी की है, जो कि हालांकि ये पाकिस्तान में तय हो चुका हुआ है कि अब यहाँ को सोशलिज्म नहीं आना, प्राइवेट एंटरप्राइज होना है, इन्वेस्टमेंट होनी है, लेकिन इसके बावजूद हम एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर पाए और ये आपकी हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। अरे बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए और उसके लिए जितने भी एनेबलिंग एनवायरनमेंट हैं वो सारे के सारे करने पड़ेंगे। उसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस भी है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस के मुज़बिरात बहुत सारे हैं, लेकिन करप्शन का भी एक रोल होता है लोगों को डिस्करेज करने के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो पॉलिसी कंसिस्टेंसी, लॉ एंड ऑर्डर, ये दोनों चीज़ें अगर हों तो फिर मेरा ख्याल है कि आसानी, और ऑब्वियसली मार्केट होनी चाहिए ना। अगर कोई आके इन्वेस्ट करता है तो वो प्रॉफिट के लिए करता है, वो कुछ चैरिटी के तौर पे इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं होती, वो प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनको मार्केट नज़र आनी चाहिए, उनको पॉलिसी कंसिस्टेंसी नज़र आनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें होंगी तो फिर ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है अपोजिशन की, और मैं आपको बताऊं कि पिछली दफ़ा ये जो धरने का ये जो वावेला किया था हुकूमत ने, ये बिल्कुल मिसप्लेस था कि डी चौक में बैठे हैं तो इसका मतलब पाकिस्तान जो है वो नीचे चला गया। ये सिर्फ एक सियासी शोबदाबाजी थी। वो अपनी जो इनकी नाकामी थी हुकूमत में और नाकामी थी मुल्क को आगे ले जाने की, उसको कवर देने के लिए उन्होंने ये कहा था। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये APC करते हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं तो उससे इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी शफकत साहब, आज इमरान खान साहब ने कल एक आध दिन पहले इंटरव्यू दिया जो आज शाया हुआ है, इंडिपेंडेंट अखबार में भी आया है और भी 2 अरब न्यूज़ वो थी न्यूज़ आउटलेट्स। उन्होंने एक दिलचस्प बात कही है
वो मैं कहता हूँ कि उसका रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए। उन्होंने एक बात तो ठीक कही, उन्होंने कहा जो मौजूदा, ये ज़रूरी नहीं है कि सिविलियन हुकूमत के दौरान में डिक्टेटरशिप्स ना हो, ये पहले होता रहा है, पहले ये ठीक कहते हैं वो। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप है वो प्रो डेमोक्रेसी है और सिविलियन रूल को सेफ गार्ड करती है, इससे भी कोई इतफाक़ नहीं। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि उनके मुताबिक ज़िया-उल हक़ के मिलिट्री रूल जो था वो उसमें जरदारी साहब के दौर और नवाज शरीफ के दौर से कम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। ये ज़रा मेरे लिए हज़म करना मुश्किल है, और आप जैसे जो एक्टिविस्ट रहे हैं उनके लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि ज़िया-उल हक़ के दौर में तो कोई ह्यूमन राइट्स या डेमोक्रेसी या कोई प्लुरलिटी की कोई बहुत सारे जो आजकल हम मसाइल से नबरद आज़मा हो रहे हैं, ये उनका मंबा ज़िया-उल हक़ थे। हमने मीडिया पे देखा, अपनी सेंसरशिप थी, लोगों को कोड़े लगे, फांसियाँ लगी। हाँ, चाहे हम इख्तलाफ करें या उनसे उनके सपोर्टर हों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो फांसी को जुडिशल मर्डर करार दिया गया। तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि खान साहब को ये आपको बताना चाहिए कि इस मामले में ज़रा रिकॉर्ड क्लियर कर लेना चाहिए उनको कि ज़िया-उल हक़ इज़ नॉट अ गुड एग्जांपल टू गिव। ज़िया-उल हक़ के दौर में जो जुल्म किया गया और जो ज़्यादतियाँ की गई, उसके दूररस तकालीफ कौम को हुई, और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक जुडिशल कत्ल था, उससे बड़ी पाकिस्तान की सियासत जो है वो पोलराइज हुई, और अपने क्या कहते हैं इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए जिस तरीके से करप्शन का दरवाज़ा खोला गया, और ये नवाज शरीफ जो है ये उस ज़माने की पैदावार है ना। और ये फैक्ट्रियाँ जो हर अरे गैरे नथु खैरे ने, जिनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं था पॉलिटिक्स का, इंडस्ट्री का, हर अरे गैरे ने, किसी ने शुगर मिलें लगा ली, किसी ने टेक्सटाइल मिलें लगा ली, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जिसमें करप्शन के एक्चुअली अपने इक़्तिदार की खातिर खुली छुट्टी दी गई। तो उसके ऊपर तो एक अलहदा पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि शायद इमरान खान साहब को सही तरह कोट नहीं किया गया, क्योंकि ये इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत ही, जिसे अंग्रेज़ी में ड्रैकोनियन पीरियड है, वो था। ठीक है सर, एक मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं शफकत साहब, ब्रेक के बाद आते हैं तो कुछ और चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ जी। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। शफकत महमूद साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं निज़ामी साहब, जो हमने शुरू में बात की है, आपके ख्याल में अपोजिशन का इत्तेहाद कितना इम्पैक्ट करने के लिए जा रहा है, गवर्नमेंट को कितना डिस्टर्ब कर सकता है? क्योंकि धरना नहीं होगा, लॉकडाउन नहीं होगा, हुकूमत को डिस्टेबलाइज उस तरह से करना कि हुकूमत को चलना दे, वो नहीं होगा, तो फिर क्या इम्पैक्ट करेगा? मेरे लिए बड़ी सिग्निफिकेंट बात यह है कि आज मियां नवाज शरीफ से जब पूछा गया किसी सहाफ़ी ने कि इसी के बारे में कि ये जरदारी साहब के साथ आप तावन करेंगे, तो उन्होंने कहा इसका जवाब मरीम औरंगज़ेब देंगी, जो उनकी तरफ खुद अवॉइड किया उन्होंने। तो अभी तक मैंने देखा कि मियां नवाज शरीफ कुछ हेड ऑन कोई उस तरह की, जिसको कहते हैं ना आपको, जिस तरह पहले वो सड़कों पर निकल आए थे, जो उनको मशवरा दिया गया जीटी रोड पर निकल जाए, उनको एहसास हो चुका है मेरे ख्याल से कि वो गलत है, कि जीटी रोड की इस वक्त टाइमिंग ठीक नहीं है। जीटी रोड से आपकी मुराद है कि कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स सही है। लेकिन ये भी खबरें हैं कि उन्होंने पैगाम बहरहाल भिजवाया है। इस पर हम बात करते हैं। शफकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत साहब, एक सवाल जो मैं आपसे करना चाह रहा था वो ये कि हुकूमत ने अपनी गवर्नमेंट संभालते ही सबसे जो पहला तासुर छोड़ा आवाम के ऊपर, वो सादगी का था। प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाई गई, लेकिन हम देख रहे हैं कि तकरीबन उसी तरह के मामला चल रहे हैं। गवर्नर सिंध हम देख रहे हैं कि गाड़ियों के पूरा काफ़िला वो पूरा प्रोटोकॉल ले रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब ले रहे हैं, फिर सदर साहब जो हैं उनके लिए भी सड़कें बंद की जा रही हैं। उसके अलावा जो कैबिनेट के लोगों की तादाद है, पंजाब ही की बात कर लें तो 40 के करीब लोग यहाँ पर आपने अकोमोडेट किए हैं, एडजस्ट किए हैं और अपनी कैबिनेट बनाई है। तो वो जो सादगी वाली बात थी, वो उसका तासुर ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ और फिर अपना खुसूसी तैयारा भी वज़ीर आज़म इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उन्होंने कहा था कि वो नहीं करेंगे। वज़रा भी इस तरह से कर रहे हैं, शाहमद कुरैशी साहब ने भी इस्तेमाल किया। तो वो ऐसा नहीं लग रहा कि वो सिर्फ तासुर देने की कोशिश की गई थी, उस पर अमल नहीं हो पाया किसी भी वजह से? वो नाकाबिल अमल है या तो बात, हाँ, या तो नाकाबिल अमल है। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जो तैयारे वाली बात है, ये थोड़ा सा आप
अगर पीछे जाएं और उसको दोबारा देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये ऐसी बात नहीं है जो आप कह रहे हैं कि जी तैयारा इस्तेमाल नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि लॉन्ग जो इंटरनेशनल लॉन्ग जर्नीज़ होंगी उनमें मैं तैयारा लेके नहीं जाऊंगा। बाकी नहीं सर, वो शफकत में उस पे फवाद चौधरी साहब ने शफकत साहब कैटेगोरिकली कहा था प्राइम मिनिस्टर खुसूसी तैयारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था। इसलिए मेरा ख्याल है फवाद चौधरी ने गलत कहा था। अगर फवाद चौधरी ने यह बात की तो उसने गलत बात की थी, क्योंकि ये ऐसी कोई बात नहीं थी कि तैयारा इस्तेमाल नहीं होगा, और ना ही कभी इमरान खान ने कभी ये कहा। ये ज़रूर कहा था कि अगर न्यूयॉर्क जाएंगे या वाशिंगटन जाएंगे या लंदन जाएंगे तो वो कोई खुसूसी तैयारा जो है वो लेके नहीं जाएंगे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि निज़ाम हुकूमत क्या, अगर शाह महमूद कुरैशी अफ़गानिस्तान जाते हैं तो क्या वो पहले दुबई जाएँ फिर वहाँ से एक फ़्लाइट लें या बाय रोड जाएँ? तो मतलब ये है कि ये हुकूमत के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो करनी। बेसिक बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस का एक्सपेंडिचर बहुत कम हुआ है। CM पंजाब का एक्सपेंडिचर वो अगले दिन मुझे बता रहे थे कि जी 58 लाख से मंथ से 58 लाख से 9 लाख महीने पे आ गया है। उसके बाद अगर आप कर्ज़ों की बात करें तो आज ही मैं कहीं देख रहा था कि 33% कम हुए हैं इस हुकूमत के दौरान। बेशुमार आपको हर जगह ऑस्टेरिटी नज़र आ रही है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये दुरुस्त नहीं है कि बिल्कुल। और जहाँ तक मोटरकेड की बात है, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर का मोटरकेड मैंने खुद देखा है। 2 गाड़ियाँ होती हैं उनकी जो मोटरकेड की हैं, और 2-3 गाड़ियाँ सिक्योरिटी की होती हैं। सो मकसद ये है कि जो ऐसी कोई वो ऑस्टेंटेशन जो है, यानी कि दिखावा वाली जो वो है, वो नहीं। अगर हम सारे लोग जब ट्रैवल करते हैं अगर लाइनों में खड़े होते हैं, लाइनों में खड़े होकर आपने जी हाँ बिल्कुल सही है। दूसरे मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह सऊदी अरब जाना है और ये उनको एक खुसूसी तैयारे की सहूलत है, ये इट इज़ मच मोर प्रैक्टिकल एंड टाइम सेविंग, और शायद इतना महंगा भी ना हो जितना लगता है। लेकिन ये जो स्टेट क्राफ्ट के जो तकाज़े हैं उनके अंदर ये नागुज़ीर भी है। अच्छा शौकत साहब, आपके शोबे की तरफ आ जाते हैं, यानी तालीम। अक्सर तासर ये है कि ये तालीम जो है डिवॉल्व हो चुकी है 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस में, और आप वज़ीर तालीम हैं माशाल्लाह, और उसके अलावा हेरिटेज भी आपके पास ही है। तो आप का रोल क्या आपने मुतय्यन किया और किस तरह, क्योंकि इस मुल्क में एजुकेशन जो है माशाल्लाह आपको पता है कि GDP का जो परसेंटेज है वो सबसे लो है, स्टैंडर्ड्स बहुत लो हैं, एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी नहीं रही। वी आर द मोस्ट इलिटरेट, वन ऑफ द मोस्ट इलिटरेट नेशन इन द वर्ल्ड। आबादी में गुना गो इजाफा हो रहा है, तालीम जहालत बढ़ती जा रही है। तो आप किस तरह आपने कोई ऐसा रोड मैप बनाया जिससे आप भी कोई इन चीज़ों को इम्पैक्ट कर सकें? बिल्कुल बनाया रोड मैप, और हम इसके ऊपर बड़े तनदही से काम कर रहे हैं। आपको पता है कि चैलेंज कितना बड़ा है जी। यकीनन 70 साल के बाद पाकिस्तान का जो ख्वानदगी का रेट है 58% है, यानी, और ये आपको याद रखना पड़ेगा 60 से 58% पे आया हमने। और 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल में नहीं है। उसके अलावा मुख्तलिफ निज़ाम तालीम है, मुख्तलिफ कोई अंग्रेज़ी मीडियम, को उर्दू मीडियम, को मदरसा। उसके बाद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का कोई हाल नहीं है। हुनर जो है वो हुनर की तरबियत ना होने के बराबर है। तो मैं ये सारे चैलेंज हमने लिए हैं और हमने अपने अहदाफ मुकर्रर किए हैं। इंशाअल्लाह ताला आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं उनके लिए हम पूरी स्कीम बना रहे हैं। और ये जो 18th अमेंडमेंट के बाद में आप सेक्शन 25A है जो कि कहता है कि ये ज़िम्मेदारी है हुकूमत की कि वो अपना तालीम दे आवाम को, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रटेशन किया कि फेडरल गवर्नमेंट बरी जुमा नहीं हो सकती इससे। तो इसलिए हम फुली तौर पे इसके साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ भी काम कर रहे हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए पूरा प्लान बना रहे हैं। उसके बाद यकसा तालीमी निज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और स्किल्स के लिए भी काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले 15-20 दिनों में हमारा जो प्लान है, जिसको आप पॉलिसी भी कह सकते हैं, प्रायोरिटी भी कह सकते हैं, वो एजुकेशन का आपके सामने आएगा, जिसमें हम बच्चों को स्कूल में वापस ले जाना, उसके लिए जो हमारा तजवीज़ें हैं वो होंगी। यकसा तालीमी निज़ाम की तरफ जो हमने बढ़ना है उसकी तजावीज़ होंगी। क्वालिटी को बेहतर करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो तजावीज़ होंगी। इंशाअल्लाह हम तनदही से इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और ये चैलेंज हमने कबूल किया है कि हमने पाकिस्तान का ये जो इस वक्त तालीमी नक्शा पेश हो रहा है इसको यकसर तब्दील करना है हमने।
अच्छा शफकत साहब, आज वज़ीर आला सिंध कह रहे थे कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बातें अहमकाना बातें हैं, NFC का हिस्सा कम करने की जो बातें हैं वो भी बेवकूफ़ाना बातें हैं, ये मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता या किया नहीं जा सकता। ये क्यों उन्हें कहने की ज़रूरत पड़ी है? ये क्या कोई ज़ेर गौर हैं ये चीज़ें? क्या पार्शली इस पर अमल करना चाहती है हुकूमत? क्या किसी हद तक कोई तरमीम चाहती है, या NFC के हवाले से कुछ चीज़ें ज़ेर गौर हैं? देखें, ये मेरा ख्याल है कि ये पेशबंदी खामखा की कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और वैसे भी अगर आप देखें कि जो नंबर्स गेम है उसके मुताबिक अगर हमारी ख्वाहिश भी हो, जो कि नहीं है प्रैक्टिकली नामुमकिन, अगर हमारी ख्वाहिश भी हो तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए ये तो खामखा की हवाई बातें जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से की जा रही है। 18वीं तरमीम में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि जो डिवॉल्व नहीं होनी चाहिए थी। मसलन मेरे पास जो शोबा है उसमें जो निसाब की और तालीमी निसाब की जो बात है, निसाब को नहीं डिवॉल्व करना चाहिए था। सारी कौम का निसाब जो है वो एक तरह का निसाब होना चाहिए। ये नहीं है कि एक मुख्तलिफ जहनों में पहले ही हमने मुख्तलिफ तरीके से तकसीम किया कौम के जहनों को और अब और तरीके से सूबाइयत में तकसीम कर दें, तो ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये मेरा ये कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जो 18वीं तरमीम है वो एक अटल हकीकत है और वो मौजूद है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम सूबों के साथ मिल के काम करेंगे। हम ये जो CCI है उसको फ़ाल करेंगे। हमने तालीम के शोबा में इंटर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो है उसका एक इनेकाद किया है और पहले से ही है, उसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे ताकि हम सबको मिल के चलें। तो कौमी मामलात है, कौमी मामलात में सारों का साथ मिल के चलना जो है वो कोई इतना मुश्किल नहीं है और इंशाअल्लाह ताला उनको लेके चलेंगे। लेकिन ये NFC की अवार्ड की बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ पेशबंदी है, जो आइन में है उसके मुताबिक ही सब कुछ होगा। अच्छा शफकत साहब, आप माशाल्लाह आपने बड़ा मार्का मारा, आप पहले भी इलेक्ट हुए उस दौर में जिसको कहते थे ये बड़ी धांधली हुई है उसमें भी, और अब दोबारा इलेक्ट हुए लाहौर से। ये इमरान खान के हलके में आपका तजिया क्या कि क्या हुआ? हुमायूं अख्तर साहब क्यों शिकस्त से दो चार हुए? देखिए जी, एक चीज़ तो जहन में रखी जाए कि ख्वाजा साद रफ़ीक ये 2-3 दफ़ा इस हलके से जीत चुके हैं और उन्होंने पिछली दफ़ा भी बड़ी लीड से जीते थे। और ये जो हारे वो इमरान खान की शख्सियत थी जिसकी वजह से वो हारे, वरना वो उनके लिए बहुत ही मजबूत हलका है ये। दूसरा, हुमायूं साहब जो हैं वो नए आए थे और मेरा ख्याल है कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुन थे उनका उनके साथ एक राब्ता जो था वो कोई इतना मजबूत नहीं था। गोया कि उनको कबूल नहीं किया, आप ये कह रहे हैं, कबूल नहीं किया उनको PTI के वर्कर्स, PTI के वोटर्स ने उनको पजीराई नहीं बख्शी, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, मैं पजीराई तो बख्शी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मजबूती से हो सकती थी उतनी मजबूती से नहीं हुई। लेकिन मैं वैसे ये कहूँगा कि अमूमी तौर पे ये ख्वाजा साद रफ़ीक का काफ़ी मजबूत हल्का था और ये तो इमरान खान की शख्सियत थी जिसकी वजह से वो जीत गया। और उनका मुकाबले में 50,000 वोट लेना हुमायूं अख्तर साहब का, ये मेरा ख्याल है ये भी बड़ा मामला था। मतलब ये कि इमरान खान के बाद इतना टफ टाइम देना साद रफ़ीक को, टाइम तो दिया उन्होंने, बिल्कुल दिया। आखिर में सर मुझे ये बताइए कि कुछ हल्के होते हैं जहाँ पे जी। अच्छा शफकत साहब, आखिर में आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपके ख्याल में कौम को कितना होपफुल रहना चाहिए? ये जो एक मुश्किल फेज़ जो कि हम हर दफ़ा नई हुकूमत बनने के बाद सुनते हैं कि जी सख्त फैसले करना होंगे, कौम को कुर्बानी देना होगी, ये कुर्बानी कितने अरसे के लिए चाहिए इस गवर्नमेंट को, इस कौम से? ये जो महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है, लोग और ये अभी आएगा शायद मज़ीद, आपके ख्याल में कितना अर्सा लगेगा निकलने? मैं ये निशानदेही करूँगा शफकत साहब कि आपको हनीमून पीरियड तो जैसे खान साहब ने खुद कहा 10 दिन का भी नहीं मिला। देखिए जी, मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ, इसलिए कि जो आपकी पाकिस्तान की इस वक्त हुकूमत है ये मुखलिस है, ये लूट मार नहीं करेगी। पहले की हुकूमतों में उनका जो सारा रवैया था वो अपनी जेबों को भरने का और अपने मफादात में आगे बढ़ने का था। ये 3 माह 6 माह 1 साल हुकूमत होगी इंशाअल्लाह ताला। मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि विदिन 6 months to a year आपको ये जो वर्स्ट है ना, जो मुश्किल हालात हैं, ये खत्म हो जाएंगे। थैंक यू शफकत साहब, बहुत बहुत नज़र मुझे आ रही है
थैंक यू, बहुत शुक्रिया शफकत साहब। वक्त खत्म हो गया अपने प्रोग्राम में, हमें वक्त बहुत तफसील से आपसे बातें हुई हैं। ये नाज़रीन प्रोग्राम था आज का। अंजाम साहब आपका भी शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।